Hello guys, welcome once again. My today's topic is corrosion और रस्टिंग। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आपसे डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा corrosion और रस्टिंग। रस्टिंग या corrosion से क्या मतलब होता है भाई? जंग लगना आपको पता है सिंपली। आप देखते हो भाई हमारे घरों में कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं उनमें जंग लग जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? corrosion या फिर रस्टिंग बोलते हैं। एक्चुअली में जब हम मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, तो उस कंडीशन में जो नेचर होता है हमारा उसे वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। यानी हमारा जो आपका जो ओर होता है, बेसिकली आपका जो मेटल वहाँ पे क्या होता है हमारा ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वो आपका जो नेचर होता है जब आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो आप, तो हमारा नेचर उसको वापस उस मेटल को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा से कोशिश करता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है जी। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो होता है हमारा वो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, जिसके ऊपर हमने बात करनी है आपसे। तो इस रस्टिंग ऑफ आयरन का जो मैकेनिज़्म है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं कोरोजन और रस्टिंग। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बताता हूँ कि भाई रस्टिंग या कोरोजन की स्टेटमेंट कैसे आप मेंशन करोगे आप। तो इट इज़ ए स्लोली ईटिंग अवे ऑफ a metal in the presence of atmospheric gases and moisture etc. इज़ कॉल्ड, इसी को हम बोल सकते हैं सिंपली रस्टिंग, या फिर आप कोरोजन भी बोल सकते हो। यानी स्लोली क्या होता है हमारा? ईटिंग अवे से मतलब है हमारा डिके। मेटल का धीरे धीरे क्या होता है हमारा? डिके होता है। किसकी प्रेजेंस में? एटमॉस्फेरिक गैसेस की प्रेजेंस में, जैसे कि CO2, SO2। ठीक है जी। तो और मॉइस्चर, वाटर वेपर्स वगैरह जो होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उनकी प्रेजेंस में जब मेटल धीरे धीरे डिकम्पोज होता है हमारा, स्लोली ईटिंग अवे से मतलब है उसका डिके होना। ठीक है जी। तो आप बोलते हो भाई वही क्या है हमारी भाई? रस्टिंग है, या उसी को क्या बोलते हो आप? कोरोजन बोलते हो आप। ठीक है जी। ये तो हो गई आपकी स्टेटमेंट कि स्लोली डिकम्पोज होना या स्लोली डिके होना या ईटिंग अवे की बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर। ठीक है जी। तो अगर किसी भी मेटल के केस में ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ पे इसका मतलब रस्टिंग या फिर कोरोजन की बात हो रही है। अब आगे बात करते हैं भाई फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स ऑन विच कोरोजन डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच कोरोजन डिपेंड्स। भाई कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपका कोरोजन, जिन पे आपका डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है जी। तो इसमें फर्स्ट आपका है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल। अगर कोई मेटल अगर वो प्योर नहीं है, इम्प्योरिटीज उसके अंदर पाई जाती हैं, तो फिर वो इम्प्योरिटीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं कोरोजन के लिए। ठीक है जी। तो अगर मेटल इम्प्योर होगा तो रस्टिंग आपकी आसानी से होगी। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बात आ जाती है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है जी। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। भाई जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठीक है जी, तो उस जगह पे रस्टिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है जी। रस्टिंग यानी कि
आसानी से टेक प्लेस करती है जहाँ पे मॉइस्चर होता है हमारा। ठीक है जी। आप देखिए थर्ड है हमारे पास में प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक, आप बोल सकते हो CO2, SO2 एटसेट्रा इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस रिस्पॉन्सिबल हो रही है किसके लिए जी? रस्टिंग ऑफ एनी मेटल के लिए। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है हमारा इसमें आ जाता है, फोर्थ फैक्टर कह सकते हो आप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl इन वाटर। आपको पता है जो सैलिन वाटर होता है हमारा, वहाँ पर रस्टिंग आपकी ज़्यादा आसानी से होती है। जहाँ का खारा पानी होता है, खारे पानी में क्या होता है, जंग आपका जल्दी पकड़ता है हमारा। ठीक है जी। तो यानी अगर हमारे पास में सॉल्ट वाटर है तो हम बोलेंगे रस्टिंग हमारी क्विकर हो रही है। इम्प्योरिटीज़ अगर मेटल में पाई जा रही है तो भी रस्टिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन है। जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा पाया जाएगा उस जगह पे जंग जल्दी पकड़ता है। और एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती हैं वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए जी? रस्टिंग के लिए। अब किस तरीके से किनका क्या रोल होगा वो अभी हम मैकेनिज्म में इस बात को हम समझेंगे। तो फिलहाल आपने ये समझा कि भाई ये फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए जी? रस्टिंग के लिए। ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर रस्टिंग के लिए ये सारी कंडीशंस आपकी अप्लाई हो रही हैं, रस्टिंग इनकी वजह से हो रही है, इन कंडीशंस की वजह से हो रही है, तो अगर हम रस्टिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं, रस्टिंग से बचाना चाहते हैं अगर हम किसी भी मेटल को, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है जी। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। अब हमें क्या करना है जी? वो मेथड्स बताने हैं यहाँ पर जिसके थ्रू हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमारी रस्टिंग हो रही है तो उसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे ये देखना है हमारे को। इसमें देखिए मैं आपसे लेने जा रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट मेथड में क्या बात करने जा रहे हैं आपसे? बैरियर प्रोटेक्शन की बात करने जा रहे हैं। बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर यानी एक बैरियर का सेटअप करना आपने। जैसे अब आपका क्या है कि हम बीच में कोई बैरियर लगा देते हैं, तो मुझे अगर बीच में मैंने बैरियर लगाया हुआ तो दूसरे अपोजिट साइड पे जाने में मुझे क्या होगी? दिक्कत होगी। तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पे कि भी आयरन है उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो रस्टिंग से, तो हम एक बैरियर सेटअप कर रहे हैं जिससे कि वो जो मेटल है वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में ना आए। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं रस्टिंग के लिए उनके कॉन्टैक्ट में ना आए, मॉइस्चर उसके टच में ही ना आ पाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? बैरियर प्रोटेक्शन मेथड की बात करते हैं। तो आप इसमें बोल सकते हो आप इन दिस मेथड मेटल surface is not allowed to come in the contact with ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर एटसेट्रा। देखो सिंपल सी बात है, अगर बैरियर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक बैरियर सेटअप करना है, एक ऑब्स्टेकल लगाना है हमारे को कि जिससे कि आपका जो मेटल का जो सरफेस है जहाँ पे रस्टिंग हो रही थी
या होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर क्या हो भाई, एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं, मॉइस्चर हैं, उसके टच में ही ना आ पाए, नॉट अलाउड टू कम इन द कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर एटसेट्रा। ठीक है जी। मेटल के सरफेस को आपने एटमॉस्फेयर से दूर कर देना है। अब ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, बात ये आती है, देखो, तो आप बोलेंगे इट इज़ डन बाय द फॉलोइंग वेज। इन तरीक़ों से हम, जो मैं नीचे बताने जा रहा हूँ आपको, हम उसके सरफेस को, मेटल के सरफेस को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से रोक सकते हैं। तो इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, फर्स्ट है हमारे पास जैसे कि बाय अप्लाइंग आप बोलोगे थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस ऑन द surface of metal to which, ठीक है, we want to prevent from rusting। भाई देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देख लो आप कि भाई अगर आप एक ऑयलिंग कर दो वहाँ पर सरफेस के ऊपर, थिन फिल्म ऑफ ऑयल का मतलब वही है कि ऑयलिंग करना वहाँ पे सरफेस के ऊपर, एक लेयर लगाना, आप ग्रीसिंग कर दो आप, तो इस तरीके से क्या होगा, अगर ग्रीसिंग कर देंगे सरफेस के ऊपर या आप ऑयल की थिन फिल्म वहाँ पे डिपॉजिट कराएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, मेटल का सरफेस एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में फिर आ नहीं पाएगा। तो इस तरीके से एक बैरियर बना रहे हैं हम, ग्रीस का या फिर आपका ऑयल फिल्म का ऑन द सरफेस। सेकंड हमारा है बाय द कोटिंग ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल on the surface of an metal, ठीक है जी, which we want to prevent from rusting, we want to prevent from rusting। ठीक है, या सिंपल बोल सकते थे आप, मोस्ट कॉमन एग्जांपल आयरन का होता है, तो आप बोल सकते हो कि भाई कोटिंग कर देना मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर हम आयरन को लेकर के बात करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जिसको हम प्रिवेंट करते हैं रस्टिंग से। तो आप यहाँ पर आप लास्ट में आप सरफेस ऑफ मेटल की जगह पर आप सिंपल भी बोल सकते हैं सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, एक ही बात होगी। तो आई थिंक सो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप रस्टिंग से प्रिवेंट करना चाहते हो आप, तो हम सरफेस को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से रोक रहे हैं, चाहे वो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के ऊपर से लेयर डिपॉजिट करके उसके ऊपर कोटिंग करके, या फिर आप ऑयल फिल्म उसके ऊपर अप्लाई करके, या फिर ग्रीसिंग करके। तो आप इन तरीक़ों से क्या कर सकते हो, आप एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से सरफेस को आप रोक सकते हो आप। ठीक है जी, तो ये हो गया जी बैरियर सेटअप करना। ठीक है जी, तो आप बोलेंगे कि भाई बैरियर प्रोटेक्शन का केस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे अगले मेथड की बात कर रहा हूँ। जो सेकंड मेथड है हमारा, वो है जी आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब देखिए आप, इन दिस मेथड, ज़्यादातर हम आयरन को लेकर के बात करते हैं, तो मैं आयरन के ऊपर ही केस समझा रहा हूँ आपको। इन दिस मेथड आयरन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है जी, कनेक्टेड विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मोर
इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल लाइक, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे मैग्नीशियम, ठीक है जी, लाइक मैग्नीशियम। अब विद कॉपर वायर, कॉपर विद कॉपर वायर, कॉपर वायर के थ्रू हमने क्या कर दिया भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यानी कि मैग्नीशियम, क्रोमियम वगैरह कोई भी ले सकते हो आप, उसे हमने कॉपर वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। वेयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, वेयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एक्ट एज एनोड, where electropositive metal act as anode and get oxidized in preference to iron object, ठीक है जी, in preference to iron object, where iron object act as cathode, ठीक है जी। as long as electropositive metal is present, electropositive metal is present, rusting may not take place, rusting may not take place। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे आपने मेटल का एक ब्लॉक ले लेना होता है, जैसे Mg का ब्लॉक ले लिया हमने, एक वायर ले ली, और कोई हमारी जैसे पाइपलाइन वगैरह जाती है, पानी की पाइपलाइन वगैरह होती है जैसे आपका जाती है, तो उस पाइपलाइन जिसको आप मान लीजिए आयरन की पाइप है, ये आयरन पाइप है हमारी, अब इसको क्या करना चाहते हो आप, रस्टिंग से बचाना चाहते हो आप, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की देखो आपने क्या कर दिया, इसको कॉपर वायर के थ्रू जोड़ दिया, ये क्या हमारी Cu वायर है, ठीक है जी। तो रस्टिंग की शुरुआत जब भी होती है जब आयरन क्या करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। रस्टिंग का जो पहला स्टेप जो आपका होगा, आपका वहाँ पर वो होगा जब आपका क्या होगा, आयरन अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी Fe 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करता है, तो रस्टिंग की शुरुआत हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है। तो आपको क्या करना होता है कि उस स्टेप को ही हमें रोकना होता है कि भाई आपका आयरन क्या करे, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ही ना पाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, उससे ज़्यादा पॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मेटल आप यूज़ करते हो, आप उसके साथ में कनेक्ट कर देते हो आप आयरन के साथ में। अब आप देख रहे हो, अगर मान लीजिए कहीं से आयरन आपका इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, तो वापस इसको ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, यानी आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है इस तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब है कि आयरन जब तक ले अपनी रिडक्शन कराता रहेगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तब तक ले जंग नहीं लगेगा उसका। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या कर रहा है, उसकी जगह खुद को ऑक्सीडाइज करा रहा है, और वहाँ पे आयरन ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या हो रहा है, ये कैथोड का काम कर रहा है, और वो अपने क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये आपका Mg ऑक्सीडाइज कराएगा अपने आप को, Mg2 पॉजिटिव आयन रिलीज करता रहेगा, ये Mg क्या करता रहेगा भाई, आपको मालूम है Mg2 पॉजिटिव आयन ऐसे छोड़ेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो Mg2 पॉजिटिव आयन रिलीज होने की वजह से तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इस ब्लॉक की क्वांटिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, इसका वेट क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं हम आपसे, थर्ड मेथड है हमारा, थर्ड मेथड है वो है हमारा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, देखिए इन दिस मेथड, ठीक है जी, आयरन ऑब्जेक्ट इज कोटेड विद more electropositive metal, more electropositive
पॉजिटिव मेटल लाइक जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एट्सेट्रा, वेयर सेम बात अप्लाई होती है, बस वहाँ सिर्फ यही है कि वहाँ पे हम वायर को यूज़ करके हम मेटल को कनेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को आयरन ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसकी कोटिंग करा रहे हैं बस। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनको आप प्रिवेंट करना चाहते हो रस्टिंग से, तो आप उसमें क्या करते हो, उनके ऊपर कोटिंग कर देते हो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की। ठीक है जी। तो और आपका सेम बाकी का कंसेप्ट वही है हमारा एज इट इज़। देखिए, वेयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, वेयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल act as anode, act as anode, and iron object आप बोलोगे act as cathode, iron object act as cathode with the passage of time, with the passage of time electropositive metal get consumed, but as long as it is present, rusting may not take place, rusting may not take place. The most common example of this is, the most common example of this is galvanization. गैल्वेनाइजेशन इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इस मेथड के अंदर अगर हम बात करें तो बस बहुत सिंपल सी बात है इसमें भी कि भाई आयरन ऑब्जेक्ट जो आपका वो कैथोड का काम करेगा और आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल वहाँ पे एनोड का काम करेगा। और एनोड का जो काम करता है तो वो कंज्यूम होता है, तो टाइम के साथ साथ वो कंज्यूम होगा, लेकिन जब तक ले उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहेगी तो आपका रस्टिंग वहाँ पे टेक प्लेस नहीं करेगी। तो कॉमन एग्जाम्पल इसमें गैल्वेनाइजेशन को लेकर के बात कर सकते हैं इस मेथड के अंदर। तो ये हो गए हमारे 3 मेथड्स। अगर हम मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं तो इसके बाद अब मैं आपसे 4th मेथड की बात कर रहा हूँ, 4th मेथड की। तो इसमें आप बात कर सकते हो आप बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। ठीक है जी, बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं जो एच पॉजिटिव आयन की अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि जो एच पॉजिटिव आयन होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है रस्टिंग के लिए। ठीक है जी, एच पॉजिटिव आयन यानी कि एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, रस्टिंग आपकी आसानी से टेक प्लेस करती है। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं इसके लिए हम। देखो, बाय यूजिंग एन एंटी रस्ट सॉल्यूशन सच एज alkaline phosphate and alkaline chromate। ठीक है जी, बाय यूजिंग एन एंटी रस्ट सॉल्यूशन सच एज, आप एल्कलाइन फॉस्फेट की बात कर सकते हो एंड एल्कलाइन क्रोमेट की बात करते हो आप। सच solutions prevents the availability of
H पॉजिटिव आयन। ठीक है जी। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल ठीक है जी, एल्कलाइन फॉस्फेट solution is used in car radiators। ठीक है जी, टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ। ठीक है जी, आयरन पार्ट ऑफ इंजन। ठीक है जी। एक्चुअली में कार रेडिएटर में जो आपका इंजन के जो आयरन पार्ट्स होते हैं उनकी रस्टिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं भाई, आप एल्कलाइन फॉस्फेट सॉल्यूशन को यूज़ करते हो आप। तो एक्चुअली में वो क्या करता है कि एक फिल्म डिपॉजिट कर लेता है किसके ऊपर, आप बोल सकते हो भाई इन आयरन पार्ट्स के ऊपर। फॉस्फेट की एक फिल्म बन जाती है जो कि इनसोल्यूबल होती है हमारी, तो वो एक तरीके का फिल्म का जो फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आपका इस तरीके से आपका जो आयरन पार्ट है वो प्रिवेंटेड रहता है रस्टिंग से। तो फॉस्फेट की एक फिल्म बन जाती है हमारी जो कि इनसोल्यूबल होती है हमारी, और वो फिल्म क्या करती है, आयरन के उन पार्ट्स को, इंजन के उन पार्ट्स को क्या करती है, रस्टिंग से बचा करके रखती है। तो ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर आप एंटी रस्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो भी क्या करता है भाई, हमारा रस्टिंग से प्रिवेंट करता है आयरन पार्ट को या आयरन ऑब्जेक्ट को। तो ये तो बात होगी आपकी कि मेथड ऑफ प्रिवेंशन, आप कौन कौन से मेथड्स लगा करके आप आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हो। आप सबसे मोस्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बात आपके लिए आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है जी। तो मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये हमारा एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि आयरन के सरफेस के ऊपर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जाता है। ठीक है जी, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आगे रस्टिंग प्रोसेस के लिए। तो आप समझते हैं इस बात को, देखिए। तो इट इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। ठीक है जी। on the basis of which an electrochemical cell is set up on the surface of आयरन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, आयरन ऑब्जेक्ट, द फॉलोइंग ठीक है जी स्टेप्स अकर्स इन द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर, जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सेटअप करने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। आप इसमें आप ले रहे हो आप स्टेप फर्स्ट। एक्चुअली में होता क्या है कि मेटल के सरफेस के ऊपर जो वाटर वेपर्स होते हैं, मेटल के सरफेस के ऊपर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक गैसेस को, ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक गैसेस को वो डिजोल्व कराते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, देखिए अब आपका जो वाटर वेपर्स हैं
H2O है, ये क्या है हमारा वाटर वेपर है, वाटर वेपर है। तो कहाँ पर है भाई, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या काम कर रहा है, डिजोल्व करा रहा है, ठीक है जी। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट हैं, उन्हीं गैसेस में क्या होती है हमारी CO2 होती है, ठीक है जी। CO2 कहाँ पर है बोलेंगे तो इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। तो जब CO2 के साथ में ये H2O वाटर वेपर और CO2 जब आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे ये बन जाता है H2CO3। इसको बोलते हो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और ये क्या काम करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये क्या काम करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। यानी अगर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सेटअप करने की बात कर रहे हैं तो मेटल के सरफेस के ऊपर जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो रहा है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा है उस सेल के लिए वो क्या है हमारा H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है जी। बात को समझते जाइए धीरे धीरे, देखिए आप, यानी कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन पे बेस्ड है ये हमारा मैकेनिज्म। इसमें क्या हो रहा है, मेटल के सरफेस के ऊपर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जा रहा है। अब सेल किस तरीके से सेटअप होगा, कैसे रिएक्शंस हो रही हैं, तो मैंने बताया कि मेटल के सरफेस के ऊपर जो वाटर वेपर्स होते हैं हमारे, वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। अब कार्बोनिक एसिड क्या है, वहाँ पे एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है जी, ठीक है जी। चाहो तो लैंग्वेज वगैरह भी ऐसे लिख सकते हो इसकी बना करके अपनी तरफ से, अगर लैंग्वेज बनाना चाहो तो। बाकी मैं रिएक्शन के थ्रू समझा रहा हूँ बात आपको। अब देखिए ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है, देखिए आपका H2CO3 गेट आपके बाद में बोलेंगे डिकम्पोज्ड हो रहा है क्या जी हमारा, स्लोली। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए H2CO3 है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपने आप को डिकम्पोज कर रहा है और ये क्या दे रहा है आपको, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हो गया हमारा H पॉजिटिव आयन, ठीक है जी। हाइड्रोजन आयन मिल गया हमारे को, और हाइड्रोजन आयन ही हमारा क्या है, ये हाइड्रोजन आयन जो हमारा, यही आगे इसका रोल प्ले होना है। देखिए हाइड्रोजन आयन, ठीक है जी, H पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस हुआ है हमारा। अब देखिए आगे बात कर रहे हैं, स्टेप हमारा हो जाएगा आपका अब थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारा भाई थर्ड। तो इसमें क्या है, देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड, ठीक है जी, आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है हमारी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है, ठीक है जी। जो आयरन होता है, आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड, जो Fe जो होता है बोलेंगे गेट ऑक्सीडाइज, Fe गेट ऑक्सीडाइज्ड टू, बोलेंगे Fe2 पॉजिटिव है। आप देखिए आयरन का रस्टिंग का स्टेप हमारा स्टार्ट हो चुका है। Fe जो है वो क्या कर रहा है आपका, Fe2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है जी। Fe गेट ऑक्सीडाइज टू Fe2 पॉजिटिव आयन एट, ठीक है जी, एट वन ऑफ द साइट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड एटमॉस्फेरिक की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन, Fe जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है किसमें जी, Fe2 पॉजिटिव आयन में, एट वन ऑफ द साइट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। अब देखिए अब आगे बात करते हैं, आगे क्या होने वाला है, देखिए अब आप, द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड, ठीक है जी, मूव्स टुवर्ड्स
ठीक है जी। अनदर साइट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट वेयर एच पॉजिटिव आयन, ठीक है जी, वेयर एच पॉजिटिव आयन, वेयर आप कह सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन, ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या हो रही है आपकी भी, वहाँ पे रिड्यूस हो रही है। और जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपकी रिड्यूस होगी तो क्या होगा, देखिए स्टेप हमारा कौन सा हो जाएगा अभी, देखिए फोर्थ। यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए अब आपका O2 जो है गैस है हमारे पास में, एच पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या हो रहा है, वहाँ पे H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या हो रही है, वहाँ पे रिड्यूस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए क्या हो जाएगा, 2H2O, हाइड्रोजन 4 हो गए तो 4H पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके इसके हिसाब से भाई 4 चाहिए होंगे, 4 पॉजिटिव मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो आयरन वाली जो आपकी पिछली इक्वेशन थी हमारी, आयरन वाली जो पिछली इक्वेशन थी, आपने उसे क्या करना है, Fe वाले की बात कर रहे थे ना, जैसे अब आपने देखा था मेरे पास, मैंने नीचे मेंशन करी थी, आप ध्यान देना उसे, आप उसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना जरूरी है ना भाई आपके लिए। तो इलेक्ट्रॉन को जब बैलेंस करेंगे तो ऊपर जो इक्वेशन हमने ले रखी थी आयरन के ऑक्सीडेशन वाली, उसे आपने क्या करना है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप देखिए ये कंडीशन आ गई। अब आप देखिए ये वाला जो स्टेप है हमारा, ये क्या हमारा बोलेंगे भाई, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है हमारी। ये वाली जो रिएक्शन है हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो आप बोलेंगे एडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस टू गेट ओवरऑल रिएक्शन। जब हम इनको ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन बनाएंगे, रिडक्शन वाली और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को आपस में ऐड करके, तो क्या बन जाएगा, देखिए हमारे पास Fe 2 से मल्टीप्लाई है 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब आप देखिए आगे क्या हो जाएगा हमारा, 2Fe2 प्लस आपका हो जाएगा 2H2। ये हमारी रिएक्शन आ गई, ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे दोनों स्टेप्स के अकॉर्डिंग। अब देखना ये है हमारा, देखिए Fe2 पॉजिटिव फर्दर रिएक्ट्स विद, आप बोल सकते हो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी जो वाटर वेपर्स मेटल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है, तो आप डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी बोल सकते हो आप, और या फिर बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो उस कंडीशन में अब क्या होगा, देखिए अब उस कंडीशन में अगर हम आगे बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या जी, Fe2 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है जी। ये मिल करके क्या बनाते हैं एक्चुअली में, Fe2O3 और साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव आयन। अब आप देखिए रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, काम करते हैं, 2 मोल ले लेते हैं इसके हम, Fe हो जाएंगे इसके हिसाब से आपके 4, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं हमारे पास में, 6 हो रहे हैं, और इसके हिसाब से यहाँ पर 4 मोल ले लेते हैं वाटर के, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन इसके हिसाब से क्या हो जाएंगे, 8H पॉजिटिव आयन। तो आपने देखा Fe2 पॉजिटिव आयन है, वो आपको अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहा है, Fe3 पॉजिटिव आयन में। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना Fe का आप, तो क्या निकलेगा 3 प्लस।
तो Fe2 पॉजिटिव ने क्या किया, अपने आप को फर्दर ऑक्सीडाइज किया हुआ है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या फिर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ, और फाइनली अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसमें जी, फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में। और इसके ऑक्सीजन स्टेट बोले तो Fe3+ हो गया, कहने का मतलब है। आप देखिए Fe2O3 फर्दर combines with required number of water molecules, required number of water molecules, या गेट हाइड्रेटेड भी बोल सकते हैं हम, ठीक है जी। वाटर के साथ कंबाइन होना मतलब हाइड्रेटेड होना। तो आपका वाटर के साथ Fe2O3 फर्दर कंबाइन हो रहा है, यानी Fe2O3 प्लस हम बोल रहे हैं x मोल वाटर इसके साथ में कंबाइन हो रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा Fe2O3 इंटू में XH2O, और यही क्या बन गया हमारा, रस्ट बन गया। तो ये मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट होता है इस तरीके से। तो आपने देखा कि भाई रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करेंगे तो उसका मैकेनिज्म है, हम किस तरीके से मैकेनिज्म को दिखाते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे रिएक्शन के अंदर, ठीक है जी। एक डायग्राम सा भी ले लेते हैं जहाँ पर हमने रिएक्शन की बात समझाई है आपको भी, जैसे तो एक मेटल का सरफेस लेकर के उस रिएक्शन को दिखा देते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखिए ये कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई आयरन ऑब्जेक्ट है। अब मैंने बोला किसी साइड पे आयरन क्या कर रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करा रहा है। तो आपका मान लीजिए ये Fe है, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है जी। ये वाटर वेपर्स है हमारे पास, यहाँ पर आप बोलेंगे वाटर वेपर्स है हमारे पास, क्योंकि उससे ही सारी स्टार्ट हुई थी हमारी सारी बात, आपको मालूम है। उसी ने हमारे को क्या दिया था, इलेक्ट्रोलाइट दिया था वाटर वेपर ने एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ मिल करके। उसी इलेक्ट्रोलाइट को जब डिकम्पोज किया तो H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में ही Fe ने आपका क्या किया था भाई, अपने आप को Fe2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट किया था, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या होगा, दूसरी जगह पे जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, एटमॉस्फेयर से क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। तो यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है, यानी कि अब आप देखेंगे इधर देखिए, अब Fe2 पॉजिटिव आयन बन गया, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे पोर्ट पे जा रहे हैं। अब इस पोर्ट पे क्या हो रहा है, आप बोलेंगे O2 जो है वो H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन लेकर के 4 मोल हमने लिए थे बैलेंस करने के लिए, आपको ध्यान होगा। तो ये 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो आपने देखा इस तरीके से हमारी, एक साफ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियर कम नज़र आ रहा है, प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। O2 प्लस में 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जाएगा हमारा, बोलेंगे तो 2H2O। ये हमारा क्या हो रहा है, बोलेंगे रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन एरिया हो गया, कहने का मतलब है। और यहाँ पर हमने जो बात करी ये क्या हो गया हमारा, बोलेंगे ऑक्सीडेशन एरिया है हमारा। ये वाला जो कौन सी जगह है हमारी, ऑक्सीडेशन एरिया है। अब Fe2 पॉजिटिव आयन दोबारा से ऑक्सीडाइज होता था, आपको मालूम है क्या बनाता था, Fe2O3, और यही वाटर वेपर्स के साथ वापस मिल करके ये क्या बन जाता था, x मोल वाटर कंबाइन किए मैंने, तो ये बन गया हमारा रस्ट, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया अभी मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है जी। तो ये आपने देखा कि मेटल के इस सरफेस पे ऑक्सीडेशन हुई है, आयरन अपने आप को Fe2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दूसरी जगह पे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को के साथ में H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, और फिर Fe2 पॉजिटिव आयन जो बना था दोबारा से O2 के साथ मिलकर के Fe2O3 बना रहा है, और जब वही वाटर वेपर के टच में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम, रस्ट बोलते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए अब आप।